नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रीना। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। गढ़ा थाना क्षेत्र में आज उस समय पुलिस नगर निगम प्रशासन और क्षेत्रीय व्यापारियों के बीच विवाद की स्थिति बन गई, जब शारदा चौक में मौजूद मंदिर को तोड़ने के लिए नगर निगम का अतिक्रमण दस्ता और पुलिस प्रशासन का अमला पहुंचा। क्षेत्रीय जनों द्वारा मंदिर तोड़े जाने का विरोध किया गया। इनका कहना था कि प्रशासन द्वारा इसकी जानकारी पूर्व से नहीं दी गई थी। वहीं मौके पर मौजूद अधिकारियों का कहना था कि मंदिर पुजारियों और क्षेत्रीय व्यापारियों से पूर्व में ही मंदिर को हटाने के लिए चर्चा कर ली गई थी। हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंदिरों को हटाने का काम किया जा रहा है। इस बीच प्रशासन और व्यापारियों में इस बात पर सहमति बनी थी। वह कुछ समय लेकर मंदिर के लिए अन्य जगह का चयन कर मूर्ति स्थापित कर मंदिर हटाने में स्वयं सहयोग करे। अरे नहीं हो गया भाई, ताना था ये बता। अरे बात ही नहीं करता है, आपसे बात ही नहीं करता है। बात मारूंगा नहीं तो 12,000 मशीन पूजन अर्चन कर लें दो ना हम लोग को। अरे थोड़ा कर लें दो ऐसा कर रहे वो समय नहीं करें। 24 घंटे का समय दो। किस किस को अंदर बात बिगड़ेगी जब बात मस्जिद की आएगी। वहाँ भी यही ताकत से खड़े होंगे। जब निवेदन कर रहे हैं वहाँ से आगे जब उन्होंने आके पूरा ये नेतृत्व लिया कि सर मैं इस मंदिर में पूजा करता हूँ, मैं भगवान को हटा लूंगा, है ना, तो फिर उनको आके आपके बीच में बताना चाहिए। आपकी बात से सहमत, लेकिन आपको उन्होंने बोला, हाँ, आपने उस व्यक्ति का नाम नंबर कुछ लिया? अरे लिया है ना, सब लिया। किसके पास बुलाओ ना, उनको फोन करके बुलाओ, सबको पता है। नहीं तो इतने लोग जो समाज में दिखते चेहरे काम करते हैं उनको बुलाना चाहिए, किसी को बुला लिया। जो मंदिर की पूजा कर रहा है, देख रेख कर रहा है, उसको बुलाएंगे। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष एक कंटेम्प्ट याचिका विचाराधीन है, जिसमें उनके आदेश के पालन में जो शासकीय भूमि पर स्थित मंदिर है उन्हें हटाया जाना है, और उन्हीं के आदेश के पालन में जो अतिक्रमण वाली मंदिरें हैं उनको हटाया जा रहा है। उसी क्रम में आज ये मंदिर हटाने के लिए प्रशासन, पुलिस, नगर निगम की टीम आई थी, जिसमें पदाधिकारी, ये जो व्यापारी लोग हैं या आस्था से जुड़े हुए लोग जो हैं, उनके सहयोग से ये हटाया जा रहा है। सर ऐसे कितने मंदिर कहाँ पे अलग कराए जाएंगे? आज की तिथि में 3 मंदिर हटाए जाने हैं। वो तीनों एक तो यही है और 2 मंदिर और हैं। किस जगह पे है? एक तो ये शारदा चौराहे पर है और एक इधर अंदर बाजार में है। आज गढ़ा बाजार में क्योंकि सम्मानीय हाईकोर्ट के निर्देशानुसार पूरे शहर में जिस तरह से धार्मिक स्थलों को हटाने का कार्य चल रहा है, उसी परिप्रेक्ष्य में आज प्रशासन की टीम के द्वारा मंदिर गढ़ा बाजार का हटाया जा रहा था, जो कि प्रशासन से निवेदन किया गया कि सबकी आस्था भावनाएं जुड़ी हुई हैं, इसलिए कुछ समय दिया जाए ताकि यहाँ के जो नागरिक हैं वो खुद मिलके मंदिर को अलग करके, मूर्ति अलग करके कहीं और इनको स्थापित कर दें, उसके बाद मंदिर हम तोड़ देंगे। तो प्रशासन ने हमारी भावनाएं समझी और मैं उनका सम्मान करता हूँ, उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने हमारी भावनाएं समझी और हमने मंदिर को अपने हिसाब से, जहाँ भी हमने अपनी जगह चयनित करी है वहाँ पे हम जो हमारे मंदिर में जो मूर्तियाँ हैं उनको हम वहाँ स्थापित करेंगे और मंदिर प्रशासन के हवाले कर देंगे, वो अपने हिसाब से कार्रवाई करें। यहाँ पे आज गढ़ा बाज़ार क्षेत्र में भी एक अतिक्रमण हटाया जा रहा है, जिसमें माननीय हाईकोर्ट द्वारा जो निर्देशित किया गया है कि शासकीय भूमि पर कोई भी अगर धार्मिक स्थान है तो उनको अलग करने की जो पिटीशन है उसमें कंटेम्प्ट लगा हुआ है, जिसके परिपालन में आज एक
गढ़ा बाज़ार क्षेत्र में जो पुलिस की जो ज़मीन है उसमें एक मंदिर है शिव जी का, वो हटाया जा रहा है। एक गढ़ा बाज़ार क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे एक मंदिर है, उसे हटाया जा रहा है। और कल के लिए एक LIC के पास मंदिर है, उनसे भी समिति से बैठक हो गई है, तो उसको हटाने की कार्रवाई की जाएगी, जिसमें प्रशासन में SDM सर द्वारा और पुलिस द्वारा और जितने भी स्थानीय बाज़ार के व्यापारी हैं या मंदिर के जो पुजारी हैं, उन सभी के सहयोग से आज ये कार्रवाई की जा रही है। व्यापारियों द्वारा कुछ आक्रोश व्यक्त किया गया कि उनको सभी लोगों को सूचना नहीं थी समय से, पर जब बाद में सभी बातें हुई कि उनके प्रतिनिधित्व के तौर पर जो व्यापारी हैं और जो क्षेत्रीय मंदिर की पूजा करते हैं उनको पूर्व में सूचित कर दिया गया था। और जब उनको सारे माननीय हाईकोर्ट के निर्देशों का बताया गया उसके बारे में, तो उससे संतुष्ट होकर सभी लोगों के सहयोग से हटाया जा रहा है। जबलपुर के मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों के द्वारा आज कलेक्ट्रेट कार्यालय के माइनिंग विभाग पहुंचकर अवैध उत्खनन के विरोध में अनोखा प्रदर्शन किया गया, जहां बेलखेड़ा के पावला घाट में नर्मदा नदी में हो रहे अवैध उत्खनन पर कार्रवाई न किए जाने के विरोध में मध्य भारत मोर्चा के आशीष मिश्रा, सौरभ यादव के द्वारा 2000 के सांकेतिक नोटों की माला और काली मटकी में नोट भरकर माइनिंग अधिकारी PK तिवारी को सौंपने पहुंचे। वहीं इस दौरान मौके पर मौजूद पुलिस बल के द्वारा मध्य भारत मोर्चा के पदाधिकारियों को माइनिंग अधिकारी से मिलने के पहले ही गिरफ्तार कर लिया गया। वहीं आशीष मिश्रा ने बताया कि जिस प्रकार से भूमाफियाओं द्वारा पावला घाट को अवैध रूप से मशीनों के द्वारा छलनी किया जा रहा है और अवैध तरीके से रेत का उत्खनन किया जा रहा है, उसको लेकर प्रमाण सहित माइनिंग अधिकारी को पूर्व में कई बार शिकायत की गई। हमारी मांग है, आप सुन ही नहीं रहे, कुछ भी करके सुनिए। हम लोग ऊपर देख चुके, कलेक्टर साहब को देख चुके, जज सुनवाई में देख चुके, SP साहब से ही बोल चुके कि आप भी इसमें करिए, आप अपना योगदान दीजिए। हर तरीके से देख चुका हो रहा है। बल्कि विधानसभा में मशीनें लग के रेत निकाली जा रही है, जो कि नियम विरुद्ध है। और 15-20 दिन पहले भी हम लोग ने काली पट्टी सौंपी, हमने मांग की थी, उन्होंने हमें आश्वासन दिया था कि 10 दिन में कार्रवाई करेंगे। 15-20 दिन हो गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की। साक्ष्य के साथ रेत के साथ अवैध कौन सी इच्छा है, कौन सी साठ गांठ नहीं सर, हम लोग को देंगे अंदर नहीं आ पाएंगे आप, भाई अंदर जाने की कोशिश मत करिएगा आप, है ना, हम उठा के ले जाएंगे अभी, समझ रहे ना। देखो यहाँ पे माइनिंग अधिकारी हो, उसमें आओ। नोटों को लेकर आज हम इसलिए आए हैं क्योंकि हम पूर्व में पहले से आ रहे हैं, क्योंकि नर्मदा जी में अवैध उत्खनन हो रहा है, मशीन लगाकर रेत निकाली जा रही है, खनन माफिया जोरों तोरों से अपना व्यापार कर रहे हैं। और जो अधिकारी हैं, जिन सरकार जो इनको सुविधाएं देती है, गाड़ी देती है, सब मुहैया कराती है। हम पहले भी आकर हमने अपनी मांग करी थी कि सर आप इस पर अंकुश लगाएं, कार्रवाई करें। उसके बावजूद भी ये नहीं चाहते। इनने हमें आश्वस्त किया था कि 10-15 दिन में कार्रवाई होगी, परंतु अभी तक कोई ऐसी कार्रवाई समझ में नहीं आई। 20-25 दिन हो गए, जिसे लेकर आज हम ये नोट लेकर आए थे। हमने अधिकारी को देने के लिए आए थे कि सर ऐसा क्या मुँह है आपका जो अवैध रेत का उत्खनन कर रहे हैं उन लोगों से, आप हमें बताइए, ये ले लीजिए और अब कार्रवाई कर दीजिए। और अगर अब भी नहीं करना चाहते तो हमें बता दीजिए। और अधिकारी को हमसे मिलने नहीं दिया गया, यहाँ पर हम लोग को रोक लिया गया पुलिस बल द्वारा, और अब ले जाया जा रहा है तो हम लोग जा रहे हैं। और हम लोग ये नर्मदा जी में जो अवैध उत्खनन चल रहा है, इसकी लड़ाई लड़ते आ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। आगे चलकर भी कार्यक्रम करेंगे, आंदोलन भी करना पड़ा तो हम आंदोलन भी करने बाध्य होंगे, लेकिन नर्मदा जी में अवैध उत्खनन नहीं होने देंगे। जो आप पैसे लाए वो ओरिजिनल है कि ये नोटों की छाया प्रति है। ये हम लोग सांकेतिक तौर पे लाए थे कि हम लोग इनको सांकेतिक तौर पे देंगे और ये मांग करेंगे, शायद ये इससे छेद जाए। और माला भी लाए थे हम लोग साथ में ये नोटों की, कि इनको शायद पहना देंगे, शायद इससे आंखें खुल जाए अधिकारी की। जो है कहाँ से, मतलब किस प्रेस से लिया आपने छुपाए? नहीं, ये जो नोट है उसमें लिखा है चिल्ड्रन बैंक। जी, तो ये चिल्ड्रन बैंक के नोट हैं। ये हमारा सांकेतिक प्रदर्शन था, तो हम लोग एक सांकेतिक तौर पे लाए थे देने के लिए वेट करने। ठीक है। सौरभ यादव, मध्य भारत मोर्चा अध्यक्ष। वहाँ के अधिकारियों के समक्ष 4 व्यक्ति, जिनमें एक सौरभ नाम का व्यक्ति है, जिले में चरगोहा विधानसभा में अवैध रेत उत्खनन को लेकर इनके द्वारा पूर्व में यहाँ पे ज्ञापन दिया गया था। उस पर कोई कार्रवाई न होने से इन लोगों के द्वारा अपनी असंतुष्टि दर्ज की गई थी। उसी के संबंध में आज ये लोग खनिज अधिकारी को नकली नोटों की गड्डियाँ मटकी में रखकर लेके आए थे। चूँकि खनिज अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए हम लोग भी यहाँ पे थे,
ऐसे में इनको हम लोग अपने साथ में थाना परिसर ले जा रहे हैं। जो भी वैधानिक कार्रवाई होगी वो हम इसमें करेंगे। किन धाराओं के तहत इन्हें गिरफ्तार किया? अभी हम इनको थाने ले जा रहे हैं। जो भी कानूनी प्रावधान होंगे उसके तहत हम कार्रवाई करेंगे। उच्च न्यायालय द्वारा समलैंगिक विवाह पर लगी याचिका को मान्यता देने को लेकर सर्वधर्म संगठनों की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन देकर इस कानून को पास नहीं करने का अनुरोध किया गया है। भारतवर्ष में समलैंगिक विवाह को लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कानून बनाने की लगी याचिका को कानूनी मान्यता दी गई है, जिस पर उज्जैन शहर की समस्त धर्म संगठनों की महिलाओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। आज सर्वधर्म की महिलाओं द्वारा उच्च न्यायालय की समलैंगिक विवाह कानून व्यवस्था बनाने की बात पर विरोध प्रदर्शन करते हुए उज्जैन कलेक्टर के नाम ज्ञापन दिया गया है, जिसमें उच्च न्यायालय से अनुरोध किया गया है। बताइए आप सब यहाँ उपस्थित किस विषय को लेकर यहाँ उपस्थित हुए हैं? हमारे समाज और सांस्कृतिक परंपरा में विवाह दो विपरीत लिंगों के व्यक्तियों के बीच में होने वाला पवित्र गठबंधन है और अभी वर्तमान में सांस्कृतिक मूल्यों का हनन करने वाला एक विषय जिसे हम समलैंगिकता विवाह कानून कह रहे हैं अत्यंत गंभीर, शोचनीय और विचारणीय है, साथ ही चिंतनीय भी है। चूँकि कानून बनाने का अधिकार संसद को है और अभी माननीय न्यायालय के द्वारा जो बीच में हस्तक्षेप करके इस कानून पर विचार करके निर्णय लेने की प्रक्रिया में है, तो हम माननीय न्यायालय से निवेदन करते हैं कि इस कार्य को चूँकि संसद का काम है उन्हें ही करने दें और अनावश्यक हस्तक्षेप न करें। आज ज्ञापन के माध्यम से हमने माननीय उच्च न्यायालय को आगाह किया है कि इस चिंतनीय विषय है, इसको गंभीरता से ले और अपना हस्तक्षेप छोड़े। और इसी के संदर्भ में आज हमने यहाँ सभी संगठनों की महिलाओं के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। मैं सौ राजश्री राजेंद्र जोशी। महान संत एवं कवि सूरदास की जयंती के अवसर पर नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर पवन स्थापक के माध्यम से एक रैली का आयोजन किया गया। इस रैली की खास बात यह थी कि इसमें शामिल सामान्य नागरिक आंखों में काली पट्टी बांधे हुए थे, वहीं इनका मार्गदर्शन दृष्टिबाधित लोग कर रहे थे। इस अवसर पर चिकित्सक डॉक्टर पवन स्थापक का कहना था कि हमारा उद्देश्य है नेत्रदान को बढ़ावा देना। ईश्वर की बनाई हुई सृष्टि जो नहीं देख पा रहे हैं उनके लिए एक माध्यम बनना, ताकि वह भी इस सृष्टि को देख पाए। रैली के मुख्य उद्देश्य को लेकर महिला नेत्र रोग चिकित्सकों का कहना है कि वे चाहते हैं कि भारत से अंधत्व पूरी तरह से खत्म हो जाए। इसके लिए आमजनों को ही पहल करनी होगी और नेत्रदान को बढ़ावा देना होगा। नेत्रदान का संकल्प लेंगे, नेत्रदान के संकल्प में शामिल होंगे और ऐसा क्या कहते हैं सिख ईसाई आओ नेत्रदान करे मेरे भाई। और आज इस रैली में अंधत्व की अनुभूति करते हुए तुच्छ दान है हीरे मोती, शेष दान है नेत्र ज्योति। तुच्छ दान है हीरे मोती, तुच्छ दान है हीरे मोती और शेष दान है नेत्र ज्योति। संत सूरदास जयंती के पावन अवसर पर अंधत्व की अनुभूति संचलन ब्लाइंड फोल्डेड वॉक आयोजक धनी के नागरिकों का मार्गदर्शन किया जा रहा है। कि दृष्टि के बिना जीवन निरर्थक है। नेत्रदान महादान इस अनूठे अंदर आज संत सूरदास जयंती है
और संत सूरदास जयंती के अवसर पर संस्कारधानी जबलपुर में ऐसा एक आयोजन किया गया जिसमें कि जो सामान्य लोग हैं जिनको दिखता है उनने अपनी आँख में पट्टी बांध के रखी हुई थी और उनका मार्गदर्शन कर रहे थे दृष्टिबाधित छात्र छात्राएं। वो उनको लेके आगे चल रहे थे और सामान्य लोग उनके पीछे पीछे पट्टी बांधे हुए एक दृष्टिबाधित की तरह चल रहे थे। इसका उद्देश्य ये था कि जब आपकी आँख में जब पट्टी बंध जाती है तो एक तरह से ये पूरा संसार, ये सृष्टि आपके लिए निरर्थक हो जाती है, आपको कुछ नहीं दिखता और आपके सामने भी वो सारी समस्याएं दिखने लगती होंगी जो एक दृष्टिबाधित को पूरे जीवन भर रहती हैं। इसका एक उद्देश्य ये था इस यात्रा का कि लोग अपने मन में ये सोचें कि अगर नेत्रदान करेंगे, नेत्रदान जो कि हमारे भारत देश में विश्व के 1/4 जो अंधत्व है वो भारत में है, अगर नेत्रदान करेंगे तो ऐसे लोग जो दृष्टिबाधित हैं, देख नहीं पा रहे हैं, उनको नेत्र प्रत्यारोपण होगा और वो इस सृष्टि का दर्शन कर सकेंगे। लक्ष्य पे हम लोगों ने एक अवेयरनेस रैली निकाली थी कि काली पट्टी बांध के, जिसके माध्यम से हम बताना चाहते थे कि जब दृष्टि नहीं होती उस समय एक व्यक्ति को कैसा महसूस होता है। ये एक बहुत अच्छी पहल थी लोगों को और आगे मोटिवेट करने के लिए कि उन्हें नेत्रदान करना चाहिए। किसी व्यक्ति के नेत्रों से 2 लोगों के जीवन में रोशनी फैल सकती है। ये हमारा एक उद्देश्य था इस रैली के थ्रू, जो हम पूरी अपनी जनता में बांटना चाहते थे। धन्यवाद। पट्टी बांधकर कैसा अनुभव हुआ आपको? पट्टी बांधकर हमने यही अनुभव किया कि जिनकी दृष्टि नहीं होती वो कैसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं, कितना मुश्किल है, किन किन मुश्किलों का सामना करते हैं। आज हम उनको आगे करके उनके पीछे वो हमें मार्गदर्शन दे रहे थे। तो इस तरह हमें यही पता चला कि जब अंधकार हो तो कितना मुश्किल है चीज़ों को, भगवान की बनाई हुई ये सृष्टि को महसूस करना, देखना। तो इसीलिए हम अपने भगवान को धन्यवाद देते हैं कि हम आज ये इतनी सुंदर सृष्टि देख सकते हैं और हमारी यही कोशिश रहेगी कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दृष्टि प्रदान कर सकें, लोगों को मोटिवेट कर सकें कि वो आगे आएँ और नेत्रदान करें। डॉक्टर अर्पिता स्थापक दुबे। जबलपुर के महाराजा अग्रसेन वार्ड विजयनगर में सड़क निर्माण कार्य न होने से नाराज भारतीय जनता पार्टी के पार्षद दल ने सांकेतिक धरना प्रदर्शन करते हुए महापौर के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। वहीं नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल के नेतृत्व में बीजेपी के पार्षद धरने पर बैठे हैं, जहां नेता प्रतिपक्ष कमलेश अग्रवाल ने महापौर पर आरोप लगाया है कि 3 महीने पहले सड़क निर्माण का भूमि पूजन किया गया था, जिसकी लागत लगभग 1 करोड़ रुपए बताई गई थी। उसके बाद भी अभी तक सड़क निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ। महापौर के द्वारा सड़क निर्माण कार्य का भूमि पूजन तो करा दिया गया, पर अभी तक किसी प्रकार का निर्माण कार्य नहीं किया गया। नगर निगम अमृत योजना के अंतर्गत जो कार्य किए जा रहे हैं उन पर भी बोर्ड लगाते हैं, अन्य पदों के जो काम होते हैं उन पर भी विधायक जी बोर्ड लगाते हैं। बताना क्या चाहते हैं, आपने अपनी राशि से क्या कार्य, फेसबुक व्हाट्सएप के माध्यम से, ड्रोन कैमरों, बड़े बड़े ड्रोन कैमरों के माध्यम से मैं जानना चाहता हूं, अगर कोई काम आपने किया है तो उसका प्रस्तुतिकरण दें। ये अन्य मद के काम है जो मुख्यमंत्री अधोसंरचना के अंदर ये अनेक ऐसे कार्य किए जा रहे हैं जिनको आप अपना बता रहे हैं। झूठ के अलावा आप कुछ नहीं बोल, और विधायक जी इन दोनों को झूठ बोलने के तो वो अपने स्वागत और सम्मान में पूरा समय निकाल देते हैं। हम लगाते हैं, मेरे वार्ड में करते हैं, और 2 तारीख की रात में आप बोर्ड लगा देते हैं। कितनी गंदी मानसिकता का परिचय है। नगर निगम में हम सभी साथी पार्षद जब अपने मदों का काम करने जाते हैं तो आप 1 लाख रुपए की भी पुलिया और नाली और रोड पे अपना बोर्ड लगाते हैं। ये कितनी छोटी मानसिकता का परिचय है। और हम जनता के साथ खड़े होकर के हम सब कार्यों को पूर्ण करा लेंगे। आपको हम दिखा देंगे कि जो कार्य हम पूर्व से करते चले आ रहे हैं उन कार्यों में महापौर जी महापौर जी, अरे महापौर जी होश में आओ, बोर्ड लगाना बंद करो, बंद करो, बंद करो। विधायक जी बोर्ड कमलेश जी आज यहाँ धरना दे रहे हैं आप लोग, क्या विषय है, क्या कारण? जबलपुर का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हमें ऐसे महापौर मिले हैं कि जो आज इस रोड का, जो लगभग 1 करोड़ की रोड है विजयनगर में अग्रसेन वार्ड में,
लगभग 1 करोड़ की रोड है। 3 महीने पूर्व इसका भूमि पूजन हो चुका है, मगर आज तक रोड बनने का कोई अता पता नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये चाहते क्या हैं जबलपुर नगर निगम से। जब ये महापौर का चुनाव जीते तो इन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की थी, लेकिन आज वो पूरी घोषणाएं धरातल पे नहीं आ पा रही। निश्चित रूप से इनने जनता की आंख में धूल झोंका है। आज हम सभी लोगों ने, यहाँ के क्षेत्रीय नागरिकों ने यहाँ पे एक धरना दिया है, सांकेतिक धरना दिया है। यदि 1 हफ्ते के अंदर ये रोड का काम चालू नहीं होता है तो नगर निगम मुख्यालय का घेराव किया जाएगा। क्योंकि मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से नगर निगम में अधिकारियों का निकम्मापन और भ्रष्टाचार जो चल रहा है, ऐसा इतिहास में नगर निगम के नहीं हुआ। कोई भी ऐसा कर्मचारी अधिकारी नहीं है जो यहाँ पे आके काम देखे। महापौर को मालूम ही नहीं है कि कहाँ की रोड सैंक्शन है, कहाँ की नहीं है। क्योंकि हर जो भी मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से, तो आने वाले समय में हम बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। लेकिन आज हम इस सांकेतिक धरना के माध्यम से महापौर जी को बता देना चाहते हैं कि अभी भी तुम चेत जाओ। अगर आपने ये रोड 1 हफ्ते के अंदर चालू नहीं किया तो पूरे जबलपुर के जितने हमारे नगर निगम के भारतीय जनता पार्टी के पार्षद हैं वो पूरे नगर निगम मुख्यालय में घेराव करेंगे। क्योंकि अभी आपने देखा होगा ना पानी ये घर घर पहुंचा पा रहे हैं, ना सफाई करवा पा रहे हैं, ना सड़क बनवा पा रहे हैं, ना प्रकाश की व्यवस्था दे पा रहे हैं। जब आदमी की मूलभूत समस्याओं को आप नहीं निपटा पा रहे हैं तो बजट में आपने इतनी बड़ी बड़ी बातें क्यों लिखी? अरे पहले जनता की जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो दैनिक जीवन की सुविधाएं, पहले उसको तो पूरी करो। ये उनको तो पूरी कर नहीं पा रहे हैं। उनको सिर्फ मकान के उद्घाटन से मतलब है, दुकान के उद्घाटन से मतलब है, जागरण से मतलब है, और किसी चीज़ से मतलब नहीं है। लेकिन आज मैं एक बात कह देना चाहता हूँ कि नगर निगम में कांग्रेस की सत्ता ज़रूर है, मगर हम भी विपक्ष की भूमिका में हैं और विपक्ष की भूमिका हमको निभाना आती है। क्योंकि आप लोगों ने कभी विपक्ष की भूमिका तो निभाई नहीं, क्या बनता है नहीं आपसे विपक्ष की भूमिका निभाते हुए। लेकिन आज हमारी मध्य प्रदेश में सरकार है। यदि अगर ये अधिकारी इसी प्रकार के काम करते रहते तो हमारे मुख्यमंत्री जी आने वाले हैं, हम उनसे शिकायत भी करेंगे। और महापौर जिस तरीके से काम करने में अपनी हीलावाली कर रहे हैं, उनको भी मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप थोड़ा सा समझ जाओ, नहीं तो आने वाला समय नगर निगम के लिए बहुत बुरा होगा। आपकी सरकार है, जब भी धरने सरकार हमारी मध्य प्रदेश में है, नगर निगम में हमारी सरकार नहीं है, और ये काम नगर निगम का है। और जब नगर निगम काम नहीं करेगी तो निश्चित रूप से हमारा बैठने का फर्ज बनता है। जनता के हित के लिए हम किसी भी हद तक जा सकते हैं, क्योंकि जनता ने हमें आशीर्वाद दिया है, जनता ने हमें यहाँ तक पहुँचाया, और जनता के हित में काम करना हमारा कर्तव्य होता है। घमापुर पुलिस ने व्यापारी पर गोली चलाकर हमला करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों ने अनमोल हसुबानी नामक युवक पर जानलेवा हमला इसलिए किया था क्योंकि उसने उनके द्वारा मांगी जा रही अवैध वसूली से मना कर दिया था। वहीं मामले का मुख्य आरोपी बाबू सिंधी फरार है, जिसकी पुलिस सरगर्मी से तलाश कर रही है। पूरे मामले की जानकारी देते हुए एडिशनल एसपी प्रदीप कुमार सेठ ने बताया कि 21 मार्च की रात अनमोल सतपुरा GCF मार्ग पर अपने घर वापस लौट रहा था। तभी बाबू सिंधी एवं उसके अन्य 2 साथियों ने उसके वाहन के सामने अपने वाहन खड़ा किया और गाली गलौज करने लगे। इसी बीच बाबू सिंधी ने अपनी जेब में रखी पिस्तौल निकाली और उन पर जान से मारने की नियत से गोली चला दी। चालू करें। थाना घमापुर से रिलेटेड मैटर है। इसमें 21 तारीख की रात में एक सिंधी समाज का व्यक्ति है, कृष्णा सिंधी करके नाम है इसका। इसने अपने 2 साथी सम्राट और रोहित ठाकुर के साथ मिलकर के एक अनमोल पंजवानी, उन्हीं के मोहल्ले का है, पुराने विवाद को लेकर के उस पर फायर आर्म से चोट पहुंचाई थी। तत्काल सूचना मिलने पे पुलिस मौके पे पहुंची और आरोपियों का पता लगा, किंतु आरोपी भाग चुके थे। कंप्लेनेंट की कंप्लेंट पे तीनों आरोपियों के विरुद्ध 307 भारतीय दंड विधान के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया जाकर के विवेचना में लिया गया और उनकी आरोपी की लगातार अपन तलाश करते रहे। 2 आरोपी जिसमें सम्राट उर्फ वीरेंद्र चौधरी और एक रोहित ठाकुर, इन दोनों आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है। जो मुख्य आरोपी था कृष्णा सिंधी, अभी वो फरार है। उसकी पुलिस निरंतर तलाश कर रही है। शीघ्र ही हम उसको भी अरेस्ट कर लेंगे। कहाँ के रहने वाले, क्या काम? ये घमापुर थाने के रहने वाले हैं और लोकल जनरल काम, सामान्य काम करते हैं। ये पूर्व में कितने पूर्व का इनका काफ़ी रिकॉर्ड है इसका, और उसके अनुसार भी हम कार्रवाई कर रहे हैं।
कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव जबलपुर पहुंचे एवं पत्रकार वार्ता के माध्यम से मीडिया से चर्चा करते हुए उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी और संघ चुनाव आते ही अलग अलग बयान देना शुरू कर देते हैं। वहीं कर्नाटक, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ कांग्रेस की सरकार आने वाले समय में बनने जा रही है। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के द्वारा इस प्रकार से कर्नाटक में जनसभाएं की गई हैं और जनता का रुझान देखने को मिल रहा है। ऐसे में कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। वहीं आरक्षण के मामले में भी अरुण यादव ने कहा कि कांग्रेस ने 27% ओबीसी आरक्षण विधानसभा पेश किया गया था, जिसका बजट नोटिफिकेशन होने वाला है। बीजेपी की स्ट्रेटजी ये है कि जो दिखती है पैसा एक्ट को लेकर आए जातीय गौरव के कार्यक्रम उन्होंने किए और ये कह रहे हैं कि हालात जो है खाना की चुनाव देना जैसे। देखिए, जो प्रदेश की सरकार है वो निरंतर ये प्रयास जरूर करती है और आपने बिल्कुल ठीक कहा कि 2018 में महाकौशल में बड़ा बेहतरीन प्रदर्शन हमारी पार्टी का रहा और हम अमूमन लगभग सारी सीटें यहाँ से जीत कर गए हैं। और ये भय ऑब्वियसली सरकार को सताता हमेशा से, और जब चुनाव आता है तब वो चाहे वो एसटी हो, एससी हो या उनके अधिकार की बात वो करते हैं, उस बात को ज़रूर वो चर्चा में लाने की कोशिश करते हैं। अभी नरेंद्र मोदी आए थे बीच में, इसके पहले अमित शाह रीवा जहाँ होकर गए हैं, बड़ा सम्मेलन उन लोगों ने किया था। देखिए, ये सरकार हर बार जैसे कि जब चुनाव आता है तब लोगों को याद करती है और तब वोट लेने का क्या फार्मूला नया नया कैसे प्रस्तुत किया जाए, प्रेजेंट किया जाए और किस तरह से लोगों को पुनः वोट देकर मूर्ख बना के वोट कैसे लिया जाए, ये प्रयास सरकार का रहता है। लेकिन आपने देखा कि 18 में ये पूरा महाकौशल क्षेत्र हमको अच्छी संख्या में हमारे विधायक साथी यहाँ जीत कर आए और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि 23 में महाकौशल भी और विंध्य भी इससे बेटर परफॉर्म करेगा, मुझे उम्मीद है। लेकिन क्या लगता है कि 23 के लिए बड़ा फैक्टर आएगा? देखिए, ये बड़ा स्पष्ट बड़ा इम्पोर्टेंट इशू आपने रेज किया है। मैं आपको जानकारी मिलाना चाहता हूँ कि 27% आरक्षण देने का काम हमारी सरकार ने किया। आपको सबको याद होगा ये बात। 2018 में जब सत्ता में हम लोग आए तो सबसे पहला काम अगर कमलनाथ जी सरकार ने किया, कर्ज माफ़ी की और फिर ओबीसी को आरक्षण देने की बात हमने की। आरक्षण का सारा लेखा जोखा तैयार हो गया, विधानसभा के पटल पर चला गया, उसका गजट नोटिफिकेशन होना था। इस दरमियान ये सब सारी चीज़ें हमने जब प्रोसेस में हम करने लगे तब सत्ताहीन भारतीय जनता पार्टी के नेता, अभिनेता, कार्यकर्ताओं ने मिलकर हाई कोर्ट में जाकर उस आदेश के खिलाफ याचिका दायर की और उसको रोकने का प्रयास किया। तब भी हम लोग लगातार उसमें प्रोसेस में करते रहे। हम बार बार इनसे कहते हैं कि भाई आप अगर ओबीसी के 3 मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं, शिवराज सिंह चौहान, बाबूलाल गौर जी और उमा भारती जी, आप 20 साल से मध्य प्रदेश में सत्ता में हैं, आप एक ऐसा कोई स्कीम बता दीजिए जिससे हमारे पिछड़ों को कोई मदद मिली हो, या ऐसी कोई योजना आपने बनाई हो, या ऐसा कोई काम किया हो जिससे आरक्षण में लाभ हो गया, नौकरी में लाभ मिल गया हमारे लोगों को, पिछड़ों को। वो तो कभी नहीं आपने किया। और हम जब लागू कर रहे हैं एक 27% का आरक्षण हमने लागू किया कमलनाथ जी की सरकार में, उसको रोकने का आपने भरपूर प्रयास किया। अब कहानी ये हो रही कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले, गड़बड़ आपने की और उसका ब्लेम आप कांग्रेस के लोगों पे लगाते हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि 2023 में कांग्रेस सत्ता में आएगी और पुनः 27% आरक्षण हमारे पिछड़ों को देने का काम हम करेंगे। और ये स्पष्ट है, हमने ये भी कहा है साथ में कि जिसकी जितनी आबादी है उसको उतना हक मिलना चाहिए। आप जातिगत जनगणना क्यों नहीं करा रहे? 2009 में मैं सांसद था, उस समय 12-13 में जब हम सत्ता में थे, मनमोहन सिंह की सरकार ने जातिगत जनगणना के आधार पर पूरे देश भर में उसकी जनगणना कराई, उसके आंकड़े कैलकुलेट हो रहे थे,
इतने में सत्ता हमारे हाथ से चली गई। 13 से 23 तक मोदी की सरकार दिल्ली में रही। आपको किसने रोका था जनगणना के आंकड़े प्रदर्शित करने के लिए? देश की जनता भी जानना चाहती है कि किस हमारी आबादी देश में कितनी है। तो अगर आपको कष्ट नहीं है तो आप इसको रिलीज़ करिए। यह भी स्पष्ट करता है कि संघ की और भारतीय जनता पार्टी की नीयत कैसी है। अगर आंकड़े हैं तो उसको रिलीज़ करिए। आरक्षण है तो हमने आरक्षण दिया, आपने क्यों रोका उसको? आरक्षण भी देंगे और देश में सरकार आए तो पुनः जनगणना के आंकड़े भी प्रदर्शित करेंगे। नाम बदलने समूचा प्रदेश की जनता अपने आप को ठगी महसूस कर रही है। और अभी 2 दिन पहले मेरे बड़ी ताज्जुब मुझे हुआ जब मैंने ये सुना कि माननीय मुख्यमंत्री जी रीवा में कह रहे थे कि किसानों की आय दुगनी हो गई। सफेद झूठ। और ये झूठ हर चुनाव से पहले माननीय प्रधानमंत्री भी कहते रहे हैं और मुख्यमंत्री जी के बारे में तो आपको बताइए, मुझे उनके बारे में आपको चर्चा करने की आवश्यकता है। सफेद झूठ बोलकर पुनः इस प्रदेश के हमारे किसान भाइयों को गुमराह करने का काम किया गया। हम तो आपसे के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार से पूछना चाहते हैं कि कौन सी ऐसी योजना आपने बनाई वो स्पष्ट करे जनता के सामने, जिससे हमारे मध्य प्रदेश के देश के किसानों की आय दुगनी हो गई हो। क्या सिस्टम आपने लागू किया? अगर एमएसपी बढ़ा हो तो बताइए, गेहूं का भाव बढ़ा हो तो बताइए, कपास सोयाबीन का भाव बढ़ा हो तो बताइए। कौन सा आपका फार्मूला है जो इसके बारे में आप सार्वजनिक तौर पर ये बात कह रहे हैं जिससे किसान की आय दुगनी? हम सब जानते हैं। एक सफेद झूठ चुनाव के पहले फिर शिवराज सिंह चौहान बोलते हैं, क्योंकि 2023 का चुनाव होना है 5 महीने बाद। अब उनको भाई की भी याद आ रही, बहन की भी उनको याद आती है, लाडली लक्ष्मी की भी याद आती है, किसान की भी याद आती है। तो कुल मिलाकर इस प्रदेश की जनता को एक बार पुनः गुमराह करने का काम ये सरकार करने जा रही है। मुझे अभी तरुण भाई और विनय भाई, संजय भाई बता रहे थे कि इस शहर का जो बजट विकास के लिए स्वीकृत किया गया था उस बजट पर भी रोक लगा दी गई, क्योंकि यहाँ के मेयर कांग्रेस पार्टी के, यहाँ के 3 विधायक 4 विधायक कांग्रेस पार्टी के। इसलिए जो विकास जिस जनता ने हमको चुना है और जो विकास का पैसा अपने अपने क्षेत्र में विधायक खर्च करना चाहते तो स्वीकृत है, जो नगर निगम का पैसा है वो पैसा भी आज हमारी यहाँ की सत्ता में हासिल हमारे मेयर और हमारे विधायक को नहीं। ये स्पष्ट करता है कि पूरी सरकार में बहुमत है। आपको विदित होगा कि हमने 18 में कहा था, पुनः हम कह रहे हैं आपकी बात। हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है, माननीय कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह और तमाम वरिष्ठ नेताओं ने, कि हम एक बार फिर से जो 2018 किसानों की कर्ज माफी की बात हमने की थी, और मुझे खुशी है आपके सामने बताते हुए कि हमने 2018 में जब तरुण भानोत जी वित्त मंत्री हुआ करते थे उस समय पर 14,000 करोड़ पहले किस्त के माध्यम से इस मध्य प्रदेश के 24 लाख किसानों का कर्ज माफी करने का काम मेरी और हमारी सरकार ने किया। उसी कर्ज माफी को पुनः शुरू करने के लिए हम कटिबद्ध जो वापस शुरू करेंगे। हमने स्पष्ट कहा है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हमारी बहनों को 1000 नहीं 1500 रुपया माननीय उनका मासिक खर्च के लिए हमारी सरकार देने वाली है। गैस जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है एक परिवार के लिए, घर की बहना गृहिणी के लिए, तो गैस सिलेंडर 500 रुपए में हम पुनः प्रदेश की महिला वाली बहनों को देंगे। ये स्पष्ट करने का पुरानी पेंशन जो बड़ा मुद्दा आज पूरे प्रदेश में देश में चल रहा है, उसको लेकर हमने स्पष्ट कहा है कि हम पुरानी पेंशन पुनः लागू करेंगे। हमने ये भी स्पष्ट कहा है कि जितने हमारे कर्मचारी आंदोलित हैं, आपको याद होगा कि हमने 18 में कह दिया था कि हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को, आशा कार्यकर्ताओं को, स्वास्थ्य कर्मियों को, सचिव जो हमारे ग्राम पंचायत के हैं, इनको सबका इनका रेगुलराइज करने का
काम जो हमने एक संकल्प लिया था उसको भी हम 2023 में सत्ता में आने के बाद पूर्ण रूप से करेंगे। ये कुछ मुद्दे थे जो मैं आपके सामने आज शेयर करना चाहता था। मैं हमारे एक विधायक साथी यहाँ बैठे हैं। छत्तीसगढ़ में हुए नक्सली हमले को लेकर बोले छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव, घटना दुखद है, हमारे जवान शहीद हुए हैं। नक्सलियों की ये हरकत कायराना है। नक्सली चुनाव और बरसात से पहले इस तरह की घटनाएं अंजाम देकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अभी कुछ समय पहले गृह मंत्री अमित शाह छत्तीसगढ़ आए थे। शायद नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम देकर बताया हो कि हम हैं। देश में 2013 के बाद नक्सली घटनाओं में कमी आई है। नक्सली समस्याओं से निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकार के समन्वय में अब तक कोई कमी नहीं देखी है। 8 महीने का समय बचा है सर, क्या माना जाए, क्योंकि थर्ड फ्रंट भी जो है छत्तीसगढ़ में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुका है सर। कांग्रेस कितनी मजबूत स्थिति में सर, दूसरा बार बार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर विपक्ष जो है सरकार पर हमलावर होता है सर। चुनाव में 6 महीने में काम करके कोई नहीं जीत सकता। अगर चुनाव आ रहे हैं और कोई ये सोचेगा कि अब हम कुछ कर लें और हम चुनाव जीत जाएंगे, तो ये नहीं होता। 5 साल का जो कार्यकाल रहता है, चाहे आप पक्ष में हो चाहे विपक्ष में हो, ये 5 साल में आप क्या करते हो उसका प्रभाव आमजनों के ऊपर पड़ता है और वो फिर निर्णय लेते हैं कि हम किसको फिर से मौका दें सरकार की जिम्मेदारी संभालने का। और इन 4.5 सालों में कांग्रेस की सरकार ने जितना काम किया है, मैं समझता हूं कि किसी भी क्षेत्र में या कई क्षेत्रों में, कुछ हो सकता है कि उतनी तेजी ना आई हो, इतना काम शायद पहले ना हो। किसानों के लिए देश में जो भाव नहीं मिल रहा है वो छत्तीसगढ़ में मिल रहा है। वन उपज में जो छत्तीसगढ़ में भाव मिल रहा है वो देश में कहीं नहीं मिल रहा है। मध्य प्रदेश छोड़िए, गुजरात छोड़िए, कहीं भी आपको उतना सपोर्ट प्राइस नहीं मिल रहा है, ना तो धान का, ना मक्के का, ना गन्ने का, न कोदो का, न कुटकी का, न रागी का, न वन औषधियों का, वन उपज का। तेंदुपत्ता 4,000 रुपये में वहाँ खरीदी हो रही है देश में। आप बताओ कहाँ पर 4,000 रुपये खरीदी हो? ये क्या कर रही है सरकार कि पब्लिक के पास अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए धन उपलब्ध करा रही है। और लोगों को अगर लगता है कि नहीं ये सरकार गलत काम कर रही है तो वो कांग्रेस को हराएगी, और उनको लगता है कि नहीं कांग्रेस ठीक कर रही है, हमारे पास धन पहुँचा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से पहुँचा रही है, अन्य माध्यमों से पहुंचा रही है, कृषि के क्षेत्र में पहुंचा रही है, गौठानों के माध्यम से पहुंचा रही है, गोबरधन के माध्यम से पहुंचा रही है, तो वो आपको सपोर्ट करेगी। स्वास्थ्य सेवाओं में जितनी वृद्धि मैं समझता हूँ पिछले 4.5 सालों में हुई है, उतने तो पिछले शायद 70 साल में नहीं हुई होगी। ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन करीब करीब कई संस्थानों में मेडिकल कॉलेज कितने थे पहले? 6 थे, आज कितने हैं? 14 स्वीकृत बनने में, वो सब में काम लगता है। 6 पहले मंजूर थे जिसमें 3 चल रहे थे, 3 नहीं चल रहे थे, वहाँ भी चल रहे हैं, नए भी आ रहे हैं। सब हेल्थ सेंटर्स का हो गया 5300 से ज़्यादा सब हेल्थ सेंटर्स हैं। इस साल सारे सब हेल्थ सेंटर्स नए बिल्डिंगों में आ जाएंगे। इसके पहले मेरे ख्याल से 1000 या 1200 थे। तो अपनी बात कहना अच्छा नहीं लगता, और ख़ास करके मैं उस विभाग से जुड़ा हुआ हूँ, इसलिए कोविड का समय है, कोविड के समय भी छत्तीसगढ़ सरकार ने जो कार्य किया, सरकार ने भी कोशिश की कि नक्सलियों को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा जाए, लेकिन कमी कहाँ आ रही है? नक्सली घटनाएं बढ़ती जा रही है, बढ़ नहीं रही हैं। आपने देखा होगा, और आंकड़े मेरे से ज़्यादा आपके पास होंगे, कि पहले की तुलना में ये 7 गुना कम भी हुई हैं, ऐसा लोग कह रहे हैं। 2013 से अगर करिएगा, पिछले साल उसके पहले सालों से करिए तो आधे से कम हुई हैं, घटनाएं कम हुई हैं। एक मैं जगदलपुर गया था हाल में, वहाँ वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों से भी चर्चा कर रहा था, उनसे भी मैंने पूछा स्थिति कैसी है, तो उन्होंने बताया कि हमने कंट्रोल बढ़ाया है और करीब 40 किलोमीटर बाय 100 किलोमीटर का क्षेत्र अभी ऐसा है जहाँ उनकी उपस्थिति ज़्यादा है। तो ये 5 बटालियन थे, 6 बटालियन थे, आज 60 बटालियन है। तो इनकी तैनाती एक प्लानिंग के तहत उनके इलाकों में एक के बाद एक की जा रही है। आप एकदम से उनके बीच में चले जाओ, वो घेर के आपको मारेंगे। तो आपने एक कैंप यहाँ बैठाया, उसको स्थापित कर लिया, कुछ दिन के बाद 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर आगे एक और कैंप बैठाया, फिर 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर बाद एक और कैंप बैठाया, फिर एक और कैंप बैठाया, फिर एक और कैंप बैठाया। और ये फिर गाँव वालों का इस्तेमाल करते हैं कि हम ज़मीन नहीं देना चाहते, हमारे यहाँ पुलिस फोर्स को हटाओ, यहाँ कोई नहीं आना चाहिए। तो
बहुत कठिन परिस्थितियों में एक दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ काम करना पड़ता है। और अभी तक इस मामले में मैंने केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में, चाहे कोई भी पार्टी रही हो, यूपीए थी और यहाँ भाजपा की सरकार थी, आज भाजपा की सरकार केंद्र में है, यहाँ कांग्रेस की सरकार है, इस मामले में तालमेल का अभाव मैंने महसूस नहीं किया। सर, विधानसभा चुनाव से भी जुड़ा हुआ देखा जा सकता है। उससे ज़्यादा मुझे लगता है कि समय समय पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराना, और स्ट्रेटजी इनकी अगर आप देखेंगे तो बरसात के पहले कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ही करते हैं। बरसात में 3 महीने करीब करीब गतिविधियां हर तरफ से थम सी जाती हैं परिस्थितिवश। तो बरसात के पहले के जो 2-3 महीने रहते हैं, अप्रैल मई जून, इनमें वारदातें होती हैं और अप्रैल मई में ज़्यादा। और यही समय भी रहता है उस क्षेत्र में जहां बीड़ी पत्ते का, तेंदुर लीफ का कलेक्शन भी होता है। ठेकेदार आते हैं, खरीदी करते हैं, और सुनने में आता है कि एक स्रोत भी बनता है ये व्यवसाय, उन लोगों के लिए एक स्रोत भी बनता है। तो उस समय अपनी उपस्थिति ये दर्ज कराने का प्रयास करते हैं। हाल ही में गृह मंत्री जी भी गए थे, उनने भी वहाँ मीटिंग ली, तो हो सकता है उसकी भी एक प्रतिक्रिया कि आप आके यहाँ बोल के गए कि सब ठीक है और धीरे धीरे हम सब खत्म कर देंगे, तो लो हम हैं अभी। तो एक बतौर स्ट्रेटजी ये ऐसी कायराना वारदातों को अंजाम देते हैं, और दुखद पहलू उसका ये रहता है कि हमारे बीच के बच्चे, हमारे जवान शहीद होते हैं। अब तक की खबरों में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहे न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।